हे वेलकम बैक। आई एम अशोक सर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर एट खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो अक्सर बच्चों को क्लास 12th में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस से हर एग्ज़ाम में 2 नंबर का, 2 से 3 नंबर का आता है। तो आज मैं बात करने आया हूँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट। ध्यान समझिएगा, क्या होता है? सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट का अर्थ होता है फ्री। यानी कि अब ध्यान रखिएगा कि यानी एक ऐसी कर्ता जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करे, उसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट तब किया जाता है जब दोनों वाक्यों का कर्ता डिफरेंट हो। हमने कहा कि जब दोनों वाक्यों का, मान लो सपोज दैट दो वाक्य है, दो वाक्य है, लिसन हियर। हमने कहा कि एक ए फर्स्ट सेंटेंस है और ए सेकंड सेंटेंस है। हमने कहा कि दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट क्या हो? डिफरेंट हो। वह सब्जेक्ट क्या हो? भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो। अगर दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है, सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, तो ऐसे सिचुएशन में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। क्या करते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अंडरस्टैंड? अब पॉइंट यहां पर ध्यान रखिए, अगर आप मेरे चैनल पर बैठे हैं ना, कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हो तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ, दौड़ कर जाओ और कॉपी कलम उठाओ और कॉपी कलम लेकर के बैठो और लिखो, ताकि आपका समस्या न रह जाए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहां करते हैं, वेयर इज यूज्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आप यह ना कंफ्यूजन हो कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहां करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो मैं अशोक सर आप सबको आज मैं कंफ्यूजन आउट कर देना चाहता हूं, कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहां करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट का अर्थ होता है फ्री। यानी एक ऐसी कर्ता जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करे, उसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। इसका वाक्य के सब्जेक्ट, वाक्य के वर्ब और टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस सब्जेक्ट पर। अंडरस्टैंड? तो अब बात हम करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। मैंने कहा कि दोनों वाक्यों का कर्ता क्या हो? भिन्न भिन्न हो। दोनों वाक्यों का कर्ता भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तब हम ऐसे सिचुएशन में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब ध्यान रखिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तो हमने जान लिया कि जब दोनों वाक्यों का कर्ता भिन्न भिन्न हो, और तब हम ऐसे सिचुएशन में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? अब पॉइंट यहां पर यह है कि यानी आप हेडिंग लिखेंगे कि द रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। लिखो द रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। हमने क्या लिखा? द रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, राइट। अब ध्यान रखिए कि फर्स्ट नियम कह रहा है कि अंग्रेजी में ध्यान रखना है कि केवल पहले वाले सेंटेंस में परिवर्तन होता है। केवल पहले वाले वर्ब को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करते हैं। सेकंड वाले वर्ब को हम फाइनाइट ही रहने देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि पहले वाले वाक्य में क्या लिखेंगे? यदि पहले वाले वाक्य में, ध्यान समझिएगा, हमने कहा यदि पहले वाले वाक्य में वर्ब टू बी, यानी वर्ब टू बी मतलब समझ रहे हैं? इज, एम, आर, वाज और वर, इनका प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में हुआ हो। किसके? एज ए मेन वर्ब के रूप में हुआ हो। किसके रूप में हुआ हो? एज अ मेन वर्ब के रूप में हुआ हो। जहां पर मेन वर्ब का प्रयोग हुआ हो, मेन वर्ब के रूप में हुआ हो, मेन वर्ब के रूप में राइट। अगर मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो
इन्हें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलते समय ध्यान रखना है कि इन्हीं के स्थान पर तो इन्हीं के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? हमने कहा कि अगर बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, राइट। आप पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। हमने कहा कि यदि पहले वाले वाक्य में वर्ब टू बी का प्रयोग वो टू बी का मतलब इज एम आर वाज वर का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो इन्हें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलते समय इन्हीं के स्थान पर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। केथा का इस्तेमाल करते हैं माय डियर स्टूडेंट, बीइंग का प्रयोग करते हैं। आई होप दैट आप अच्छी तरह से लिख ले रहे होंगे, आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि पहला वाक्य किसमें हो? एक्टिव वॉइस में हो। ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है? एक्टिव वॉइस में हो। ध्यान समझिएगा, यदि पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो बीइंग का यानी हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं और वाक्य के सब्जेक्ट को लगा रहने देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और का यूज करते हैं। ध्यान समझिएगा, का यूज करते हैं और वाक्य के सब्जेक्ट को लगा रहने देते हैं। सब्जेक्ट को लगा रहने देते हैं, राइट। अब ध्यान रखिए, आई होप दैट आप लिख रहे हैं ना, आप इसको कॉपी कलम लेकर के उतारिए एक एक पॉइंट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। आपको सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए यह महत्वपूर्ण है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक एक बिंदु पर बात करूंगा, एक एक एग्जांपल पे बात करूंगा। आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसे नोट कर रहे होंगे, उतार रहे होंगे। मैंने कहा ध्यान समझिएगा, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समझिए, इसमें तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि पहला वाक्य नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पैसिव वॉइस में हो, किसमें हो? पैसिव वॉइस में हो, तो ध्यान रखिएगा कि यदि पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, थर्ड नंबर कह रहा है कि यदि पहला वाक्य किसमें हो? पैसिव वॉइस में हो। पैसिव वॉइस में हो यानी पीवी में हो, पैसिव वॉइस में हो तो उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलते समय उसके स्थान पर हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट को लगा रहने देते हैं, का यूज करते हैं। और जो सब्जेक्ट है ना, उसको लगा रहने देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं किसी प्रकार से। आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि हमने कहा कि यदि पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उसके स्थान पर हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। ओके, तो मैं अब इसको एक शब्दों में बात कर लेता हूं। एक शब्दों की बात मैं यहां पर करूं एक एग्जांपल देकर के। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि ताकि आपका कंफ्यूजन आउट हो सके, ताकि आप अपने कंफ्यूजन में ना रहें। हमने कहा, ध्यान समझिएगा, हमने कहा यानी कि दी पुलिस arrived, full stop। डकैत क्या समझिए, डकैट्स ran away
रैन अवे। अब माय डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस को नोटिस करना है कि पहले तो हमें देखना है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है आई मीन डिफरेंट है कि नहीं है। देखो यहां पर दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट डिफरेंट है, यहां पुलिस है और यहां डकैट्स है। अब यहां देखिए, जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट डिफरेंट है तो याद रहे कि इंग्लिश को सिंपल सेंटेंस में बनाते समय हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि केवल पहले वाले सेंटेंस में चेंजिंग होता है, दूसरे वाले सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। दूसरे वाले सेंटेंस को सिर्फ कामा का प्रयोग कर सी ज्यों का त्यों रख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मैंने कहा कि दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को फाइनाइट ही रहने देते हैं, देयर विल बी नो चेंज। अंडरस्टैंड? तो अब ध्यान रखिए कि यह सेंटेंस को पहचाने, पहले वाला सेंटेंस कि एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो ध्यान रखिएगा कि हमने कहा कि दी पुलिस हैविंग अराइव्ड। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस तब होता है सेंटेंस जब यहां पर अगर ऑक्सिलरी वर्ब, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, उचित ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ होता और सेंटेंस का वर्ब जो होता V3 में होता, तो वह सेंटेंस ऑलवेज किस में होता? उसमें पैसिव वॉइस में होता। करेक्ट? तो अब आपको यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आई मीन पैसिव वॉइस कैसे पहचाने और एक्टिव वॉइस को कैसे पहचाने। ध्यान रखिए कि मैंने कहा कि द पुलिस हैविंग अराइव्ड द डकैट्स रैन अवे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड द डकैट्स रैन अवे। अंडरस्टैंड? तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा कि जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो केवल पहले वाले वाक्य में चेंजिंग करेंगे। अगर पहला वाला वाक्य आपका वाक्य में अगर पहले, ध्यान रखिए मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर पहले वाले वाक्य में वर्ब टू बी का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में हुआ होगा माय डियर स्टूडेंट, टू बी का मतलब समझ रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। अगर वर्ब टू बी का प्रयोग हुआ होगा तो इनके स्थान पर ध्यान रखना होगा कि बीइंग का प्रयोग कर देना है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर के स्थान पर ही हमें बीइंग का प्रयोग करना है। बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और उसके सब्जेक्ट को लगा रहने देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। राइट? अब दूसरी पॉइंट पे ध्यान रखिए कि हमने कहा कि यदि पहला वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में हो, किसमें हो? एक्टिव वॉइस में हो। ध्यान रखिए, अगर मैंने कहा कि यदि पहला वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में हो तो वहां पर हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। अगर मैंने कहा, तीसरा बिंदु मैंने यह कहा कि अगर पहला वाक्य आपका पैसिव वॉइस में होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि इनके जस्ट बाद, यानी कि पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाता है, हैविंग बीन प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रहे कि आप कहेंगे कि सर यही नियम तो आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल में भी प्रयोग किया जाता है। एब्सोल्युटली किया जाता है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन वहाँ फर्क होता है, वहाँ चेंज होता है, वहाँ डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है जानिए। हमने कहा कि परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है, यानी एक ही वाक्यों के द्वारा दोनों कार्य किया जाता है। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, वह दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। अंडरस्टैंड? तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर पहले वाले वाक्य में टू बी का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में हुआ होगा तो बीइंग का प्रयोग, अगर पहले वाले वाक्य में एक्टिव वॉइस का प्रयोग हुआ होगा तो हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। अगर पहले वाले वाक्य में वाक्य आपका पैसिव वॉइस होगा तो हैविंग बीन प्लस V3। आप लिख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, आप एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करिएगा। आई शुड बी ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, नेवर थिंक्स आइदर राइट और रॉन्ग। आप ये सोचिए ही मत माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मैं और ढेर सारे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। मैं एग्जाम्पल अब देना चाहता हूँ, नोट करिए कि यह एग्जाम्पल क्या होगा। मैंने कहा, ध्यान रखिए कि मैंने कहा, ध्यान समझिए कि यहीं पर एक एग्जांपल और लिखिएगा। मैंने कहा कि द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग। पहला नंबर, द पिक्चर वाज interesting
द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग। दूसरा वाक्य इसी में है, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। वी एंजॉयड इट वेरी मच। वेरी मच। हमने कहा कि द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग। अब पिक्चर जो है यहाँ सब्जेक्ट है, डिफरेंट है, वी यहाँ पर डिफरेंट है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट देख लीजिए अलग अलग है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे कि द पिक्चर वाज यहाँ पर एज ए मेन वर्ब के रूप में आया है, तो द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग यानी फिल्म रुचिकर होने के कारण, कामा वी एंजॉयड। दूसरे वाले सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट कोई परिवर्तन नहीं, एंजॉयड इट वेरी मच, एंजॉय इट वेरी मच, राइट। अब यहाँ पर कोई दिक्कत, रविवार होने के कारण मैं वहां नहीं गया, यानी इट वॉज संडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इट बीइंग संडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, राइट। आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आप अगला सेंटेंस देख लीजिए कि आप उसको एक और सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। हमने कहा यहीं पर कि द कैप्टन वाज किल्ड, full stop, the captain was killed, full stop, the army fled away, the army fled away। अब नोटिस करिए माय डियर स्टूडेंट कि इस वाक्य का सब्जेक्ट भी डिफरेंट है और इस वाक्य का सब्जेक्ट भी डिफरेंट है। तो हमने कहा, ये देखिए सेंटेंस पहले यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में हुआ है, इसके एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, इसके जस्ट बाद V3 का प्रयोग हुआ है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए कि जब यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो एब्सोल्युटली हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इस यहाँ पर हम हैविंग बीन प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, द कैप्टन having been killed, comma, the army fled away, okay। तो इस प्रकार से आप ए लॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं, आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए हैं, आप अशोक सर को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो मैं ना एक नहीं हजारों सेंटेंस बोलूँगा, आप हजारों सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आई होप दैट यू शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि इसको कैसे बनाना है। 2-4 एग्जाम्पल और देख लिया जाता है इस प्रकार से। अब देखिए अगला एग्जाम्पल इसका क्या कह रहा है कि अगले एग्जाम्पल पे हम चलते हैं और उसको देखिए। हमने कहा यहाँ पर कि अगर दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट, ध्यान रखिए कि एक एक सेंटेंस को आपको देखना होगा और एक एक सेंटेंस को आपको करना होगा। ध्यान रखिए कि हमने कहा कि दी बेल रैंग, फुल स्टॉप, दी स्कूल क्लोज्ड, घंटी बजी और विद्यालय बंद हो गया। अब ध्यान रखिए कि इस वाक्य का सब्जेक्ट दी बेल है, इस वाक्य का सब्जेक्ट घंटी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि दी बेल एक्टिव वॉइस में है माय डियर स्टूडेंट, अगर जब एक्टिव वॉइस में होगा तो क्या करेंगे, हैविंग रंग, कामा, दी स्कूल क्लोज्ड, राइट, हैविंग। अगला दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा कह रहा है कि दूसरा है, ध्यान रखिए कि द ट्रेन स्टॉपेड, चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले, द रेन स्टॉप्ड
यानी वर्षा रुक गई और बच्चे क्या करें, चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे खेलने चले गए। अब ध्यान रखिए कि इस वाक्य का भी सब्जेक्ट देखो माय डियर स्टूडेंट डिफरेंट है, और सेंटेंस पहला जो है, पहले सेंटेंस को हमें नोटिस करना है कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में है तो आप बनाएंगे कि द रेन हैविंग stopped children went out to play, राइट। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला मैं दे रहा हूं कि फर्स्ट थर्ड नंबर देख लिया जाए। थर्ड नंबर हमने दिया, थर्ड नंबर आपको मैं दे रहा हूं कि द टीचर वाज absent, द टीचर was absent, अध्यापक अनुपस्थित थे। The teacher was absent. The boys did not work. The boys did not work, right? यानी बच्चे ने काम नहीं किया। अब ध्यान रखिए कि यह जो है वाज है, यहाँ मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर किसके रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो क्या करेंगे कि द टीचर बीइंग absent, the boys did not work। अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ केवल पहले वाले सेंटेंस में परिवर्तन कर रहा हूं, दूसरे वाले सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं। तो आपको अच्छी तरह से आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगर किसी को न समझ में आया होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, अगर आपको मेरी वीडियो स्पष्ट रूप से न दिखाई दिया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से जरूर आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कि सर आपकी यह वीडियो मुझे समझ में नहीं आई, और मैं I should be try to solve your problem, never mistake in future। कभी भविष्य में दिक्कत न हो, गलती न हो, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। आप मेरे YouTube चैनल पे, अगर आप मेरे YouTube चैनल को उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, उन जरूरतमंदों तक पहुंचाइए जिसको इसकी जरूरत है। और मैं एक चीज कहता हूं कि अगर आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आज से आपको अंग्रेजी में कोई गलती नहीं हो सकती है। आपको अंग्रेजी मैं सिखा कर रहूंगा, मैं आपको अंग्रेजी सिखा कर छोड़ूंगा, बस आप मुझे फॉलो करते रहें। मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंस का प्रयोग इंटर क्लास में यानी 12th में 2 से 3 नंबर का आप तो आने लगा है। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर चेंज टू सिंपल सेंटेंस, चेंज टू सिंपल सेंटेंस, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, राइट। अब इन सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए आपको ये ढेर सारे एग्जाम्पल मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। द सन सेट, दिस लिखो, कॉपी कलम लिए हो तो लिखो, काहे बैठे हो भाई, लिखो। हमने कहा द सन सेट, द बर्ड्स started flying towards their nests। I repeat now, the sun set, full stop, the birds started flying towards their nests। अगला, the play was over, all left the field। I repeat now, the play was over, full stop, all left the field। एक और लिख लें, the fog was very dense,
The fog was very dense. Fog means कोहरा. The fog was very dense. No one could see. No one could see his way through the fog. His way through the fog. एक और लिख लो. The class work was over. The class work was over. The students left the class. The students left the class. अब आप इन सभी सेंटेंस को अवश्य बनाएंगे और मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करेंगे कि सर इस सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस यह होगा, ताकि मैं जानूं, मैं भी एक्साइटेड हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी विद्यार्थी मुझे फॉलो कर रहे हैं और आज से उनका कभी भी इसमें समस्या नहीं रह पाएगी. तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड फॉलो माय दी वीडियो. अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.